हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मैथ्स के अंतर्गत आप प्रतिशतता भाग देख रहे हैं, जिसमें आपको याद होगा परीक्षा से संबंधित प्रश्न की मैं चर्चा कर रहा था और मैंने बताया था कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न के 3 मुख्य स्ट्रक्चर हैं, जिसका दूसरा स्ट्रक्चर जब 2 विषयों का जिक्र हो इस पर मैं चर्चा कर रहा था। हालांकि उस पर मैंने केवल एक ही प्रश्न सॉल्व कराया था। तो चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न में लिखा है कि किसी परीक्षा में ए और बी को क्रमशः 45% व 60% अंक मिले, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः 25 अंक और 70 अंक ज़्यादा थे। तो यहाँ से फिर से वही स्वभावतः इसमें 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि परीक्षा का पूर्णांक बताइए, दूसरा परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए और तीसरा परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। एक महत्वपूर्ण हेडिंग है, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। वैसे एक प्रश्न मैंने इस पर सॉल्व कराया था, आपको याद होगा, उसमें मैग्नेटिक रूल की मैंने संज्ञा दिया था। देखिए यहाँ विषयों नहीं, जब 2 छात्रों का जिक्र हो, विषयों वाला तो हो चुका था। आपको याद होगा मैंने इसमें आपको एक जानकारी दिया था कि जब 2 छात्र का जिक्र होगा तो यहां पर 2 कंडीशन बन सकती है। पहला कंडीशन यह बन सकता है कि परीक्षा में एक छात्र पास हो दूसरा फेल हो, या एक छात्र फेल हो दूसरा पास हो। दोनों बात एक ही है। जैसे 2 कैंडिडेट ए और बी परीक्षा में बैठे हैं, हो सकता है परीक्षा में ए पास हो बी फेल हो जाए, या बी पास हो ए फेल हो जाए। तो ये कंडीशन एक है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों छात्र पास हो, जैसे ए और बी परीक्षा में बैठे 2 के दोनों पास हो, या ए और बी परीक्षा में बैठे हो 2 के दोनों फेल हो। तो यहां पर मैंने बताया था, पिछला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, ए पास और दूसरा फेल, या ए फेल दूसरा पास। तो ये विपरीत सतह होगा और विपरीत में यहां पर अंकों का योग होता है। विपरीत में क्या होता है? अंकों का योग। और यदि परीक्षा में 2 छात्र बैठे हैं और 2 के दोनों छात्र पास हो जाएं, या 2 के दोनों छात्र फेल हो जाएं, तो यहां पर होता है अंकों का अंतर। आपको पिछला क्लास याद होगा, तो उसे रिमाइंड कराने के लिए मैंने एक एग्जांपल और लिया है। यहां पे अंकों का अंतर होगा। चलिए यहां से देखते हैं प्रश्न। देखिए परीक्षा में 2 कैंडिडेट बैठे हैं ए और बी। इनको क्रमशः मिला, ए को 45% और बी को मिला कितने परसेंट? 60%। जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः 25 अंक और 70 अंक ज्यादा थे। मतलब ए परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक थे, और बी उस परीक्षा में बैठा जिसे 60% अंक मिला है, उसका न्यूनतम उत्तीर्णांक से 70 अंक ज्यादा है। मतलब दोनों न्यूनतम से अधिक पाते हैं। मतलब पास होने के लिए जितना मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है उससे दोनों के ज्यादा है। पास होने के लिए जितना कम से कम अनिवार्य है उससे ए का 25 प्लस है और बी का 70 प्लस है। मतलब दोनों के दोनों पास है, और दोनों के दोनों पास होंगे तो सतह समान होगी। मतलब यहां अंकों का योग होगा, अंकों का अंतर होगा। सतह समान है ना, विपरीत में योग, समान में अंतर। जैसे दोनों छात्र पास हो, जैसे यहां दोनों पास हैं, चूंकि दोनों के न्यूनतम से ज्यादा है, या दोनों फेल हो तो अंकों का अंतर हो जाएगा। चलिए अंकों का अंतर कर लीजिए। 25 अंक और 70 अंक में कितने का अंतर है? 45 अंक। और हमने बताया था प्रतिशतों का सदैव अंतर होता है। सदैव क्या होता है? अंतर। 45% और 60% में कितने का अंतर है? ध्यान देना, सिंपल सी बात है। ए को 45% मिला, बी को 60%। दोनों के अंकों में 15% का फर्क है, और चूंकि दोनों पास है तो इनके अंकों का अंतर 45। तो 15% बराबर 45 अंक, तो 1% बराबर 3 अंक। इसलिए 100% बराबर कितना हुआ? 1% बराबर 3 अंक, तो 100% बराबर 300 अंक। तो ये परीक्षा का पूर्णांक हो गया। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 300। पहले का जवाब मिल गया। देखिए बेहद सरल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये आपने देखा था, समझा था। चलिए अब इसमें यहां चलिए अंकों का अंतर मैं लिख दे रहा हूं।
दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक चाहे ए कैंडिडेट से लेकर हल कर लीजिए चाहे बी से, क्योंकि परीक्षा एक ही है, अतः पास होने के लिए जितना कम से कम अंक ए को चाहिए उतना ही बी को। तो बताइए ए को कितना मिला, चलिए मैं ए से निकाल रहा हूं न्यूनतम उत्तीर्णांक। बताइए ए को कितना मिला है, 45% अंक मिला है। परीक्षा में जो ए बैठा था उसको कितना मिला, 45%। किसका 45%? 300, जितना परीक्षा का पूर्णांक था। जैसे ए को परीक्षा में 45% अंक मिले तो किसका 45% मिला, जितना परीक्षा का पूर्णांक था। अब पूर्णांक कितना है, 300, तो 300 का 45% अंक मिला ए को। 300 का कितना मिला, 45%। लेकिन इसका न्यूनतम से ध्यान देना, ए का न्यूनतम से 25 अंक ज्यादा था। जैसे ए को 45% मिला, किसका, 300 का 45% ए पाया, और इसका न्यूनतम से 25 अंक ज्यादा था। और हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें केवल न्यूनतम उत्तीर्णांक ही चाहिए। कम से कम पास होने के लिए कितना आवश्यक है, बस यही चाहिए, हमें न्यूनतम से अधिक नहीं चाहिए। तो 300 का 45% ए को मिला, इसका न्यूनतम से 25 ज्यादा है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें केवल न्यूनतम चाहिए। अतः जितना न्यूनतम से ज्यादा है उतना ही घटा दीजिए। बस ये आ गया। 45 का गुणा 3 में गुणा करिए, 45 गुणा 3 135, 135 में 25 घटा दीजिए 110। मतलब पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए, अच्छा 20 लगाएंगे तो भी उतना ही आएगा। देखिए बी को 60% मिला, किसका 60% मिला, 300 का, और 300 का 60% होगा 180। 300 गुणा 60/100, 300 का 60% कितना आएगा, 180। लेकिन बी का न्यूनतम से 70 अंक ज्यादा है और हमें ज्यादा नहीं चाहिए, केवल न्यूनतम चाहिए। अतः जितना ज्यादा है उतना ही घटा दीजिए। तो 180 में जब यही 70 घटा देंगे तो देखिए वही आएगा। चाहे ए से लगाइए चाहे बी से लगाइए, न्यूनतम उत्तीर्णांक वही होगा, क्योंकि परीक्षा एक ही है। अतः पास होने के लिए जितना अंक ए को चाहिए उतना ही बी को। तीसरा सवाल हमसे यह पूछा था कि परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक, चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। हमें प्रतिशत किसका निकालना है, न्यूनतम उत्तीर्णांक का। और मैंने आपको बताया था जैसे हमें प्रतिशत निकालना है न्यूनतम उत्तीर्णांक का, तो जितना न्यूनतम उत्तीर्णांक हो 100 से गुणा करिए और भाग करिए के सापेक्ष से। जैसे ध्यान देना, परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक बताना है तो पहले ये देखिए कि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना था। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक है 110, मतलब पास होने के लिए कम से कम 110 चाहिए। तो उसमें 100 से गुणा करिए और भाग करिए के सापेक्ष से। मतलब पास होने के लिए कम से कम 110 अंक चाहिए, किसके सापेक्ष, पूर्णांक के। अब पूर्णांक है कितना, 300। मतलब ध्यान देना, उस परीक्षा में पास होने का कम से कम जो उत्तीर्णांक है 110 है। मतलब कोई छात्र 110 पाएगा तभी पास होगा। तो 110 कम से कम चाहिए, इसमें 100 से गुणा करिए। तो 110 अंक कम से कम किसके सापेक्ष चाहिए, जितना परीक्षा का पूर्णांक है 300। तो ये देखिए 3 3 9, 2 बचा 20, 3 6 18, 36 सही 2/3% है या 36.66%। तो ये मैंने रिमाइंड कराया चूंकि आपको ये कंडीशन पहले से ही पता था। चलिए ध्यान देना, परीक्षा से संबंधित कुल 3 प्रकार थे, जिसका ये दूसरा प्रकार था। एक प्रश्न मैंने पहले कराया ही था, ये मैंने एक और करा दिया चूंकि एक ही कंडीशन पर प्रश्न पिछली बार हो सका था। आ जाए परीक्षा के तीसरे और अंतिम प्रकार पर। देखिए आपको याद होगा मैंने जब एनालिसिस किया था परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की, तो उसमें मैंने 3 स्ट्रक्चर को अलग किया था। जो तीसरा पैटर्न था वो था मिश्रित प्रश्न। यहां पे प्रश्न का जैसा लैंग्वेज होगा हमें लैंग्वेज के आधार पे हल करना होगा, स्टेटमेंट को पिक करते हुए। जैसे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, ध्यान देना, हमने लिखा किसी परीक्षा में 78% 78% छात्र
उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। किसी परीक्षा में 78% कैंडिडेट पास हुए। यदि परीक्षा में कुल 110 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताइए परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो बताइए परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। बेहद आसान प्रश्न है, ध्यान देना। जैसे कोई परीक्षा कंडक्ट कराई गई और उस परीक्षा में 78% छात्र पास हुए। ध्यान देना, जो परीक्षा संपन्न कराई गई उसमें 78% कैंडिडेट जो है पास हुए, जबकि उस परीक्षा में 110 कैंडिडेट ऐसे थे जो फेल हो गए। कितने? 110 कैंडिडेट ऐसे थे जो फेल हो गए। पहले ये पता करिए, जैसे 78% कैंडिडेट पास हैं तो कुल फेल परसेंट कितने हैं बताइए। जैसे परीक्षा हुआ 78%, 78% कैंडिडेट पास हुए, हम आपसे पूछे बताइए फेल कितने हुए, तो आप कहेंगे 22%, 22%। 78% पास है तो निश्चित तौर पर फेल कितने हुए? 22%। और ये जो 22% फेल है, इन फेल छात्रों की संख्या 110 है। ध्यान देना, 110 कैंडिडेट परीक्षा में फेल हुए हैं। पहले बताइए परसेंट में कितने फेल हैं? 22%। परसेंट में कितने फेल हैं? 22%। और संख्या में कितने फेल हैं? 110। प्रतिशत में फेल है 22% और संख्या में फेल है 110, मतलब ये 22% 110 के बराबर है। ध्यान देना, जो 22% फेल है, इस 22% जो फेल है इनकी संख्या 110 के बराबर है, तो 1% छात्र कितने के बराबर? 110/22। 22 पंजे 110। देखिए 22% फेल है, जो 22% फेल है इनकी संख्या 110 है, तो 1% बराबर 5 कैंडिडेट के, इसलिए 100% बराबर कितने? 500। 1% बराबर 5 तो 100% बराबर 500। तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? 500। तो ये बेहद सिंपल प्रश्न था। एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर हेडिंग को चेंज करेंगे यहां से। चलिए ध्यान देना, किसी परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों में 80 प्रश्नों के प्रथम 40 प्रश्न में, पूरा देख पा रहे हैं जी? किसी परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों के प्रथम 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर दिए। तो बताइए शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर दे कि पूरे परीक्षा में उसे 75% अंक प्राप्त हों, जबकि कंडीशन ये दिया रहेगा कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ध्यान देना,
जैसे कोई परीक्षा संपन्न हुई और उस परीक्षा में एक कैंडिडेट ने 80 जो प्रश्न हैं, उस 80 प्रश्नों के जो पहले 40 प्रश्न हैं, 80 प्रश्न में जो पहले 40 प्रश्न हैं उसमें कैंडिडेट ने 65% सही उत्तर दिए। तो बताइए जो शेष अभी 40 प्रश्न बचते हैं उनमें कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर दे दे कि पूरे परीक्षा में उसे 75% सही उत्तर मिले, है ना, 75% सही उत्तर प्राप्त हो या 75% अंक प्राप्त हो, जिसमें प्रत्येक एक अंक का हो। तो कुल मिला के ध्यान देना, सॉल्यूशन क्या है, पहले 40 प्रश्न और फिर प्लस 40 प्रश्न, इस तरीके से कुल 80 प्रश्न है। थोड़ा ध्यान देना, मैं इसे किस तरीके से अलग कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। कुल 80 प्रश्न है और 80 प्रश्न में जो पहले 40 प्रश्न हैं, शुरुआत के जो 40 प्रश्न हैं, इसमें छात्र ने 65% सही उत्तर दिए। मतलब शुरुआत के जो 40 प्रश्न हैं, इस 40 प्रश्न का मतलब होता है गुणा, 40 प्रश्न का 65% इसका सही उत्तर है। 40 प्रश्न का कितने परसेंट, 65%, ये सही उत्तर है। अब बताना है जो शेष 40 प्रश्न बचते हैं, शेष मतलब ये जो अगले 40 प्रश्न हैं, ये शेष प्रश्न के कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर दे दे कि पूरे 80 प्रश्न में उसके 75% सही उत्तर मिले। तो ध्यान देना, जो शेष 40 प्रश्न बचते हैं, हमने मान लिया शेष 40 प्रश्नों में वो x प्रतिशत का सही उत्तर दे दे। जो बचे 40 प्रश्न हैं उसका x% हमने माना सही करे। क्यों? ताकि जो पूरे 80 प्रश्न हैं, इस 80 प्रश्न में उसको 80 कितना मिल जाए, 75%। ये अंक के बदले आप चाहे लिख सकते हैं सही उत्तर प्राप्त हो। ध्यान देना, फिर से समझिएगा, 40 प्रश्न और 40 प्रश्न, इस तरीके से कुल 80 प्रश्न हैं। जो पहले 40 प्रश्न हैं इसमें कैंडिडेट ने 65% के सही उत्तर दिए। प्रश्न ये था कि जो अगले 40 प्रश्न बचते हैं उसका कितने परसेंट सही जवाब दे। हमने माना अगले 40 प्रश्न का x% सही जवाब दे दे, ताकि जो पूरे 80% है, 80 प्रश्न है, उसमें उसे कितना मिल जाए, 75%। अच्छा, बटे 100 यहाँ भी, बटे 100 वहाँ भी कॉमन है, तो ये 1/100 हमने बाहर कर लिया। अब कितना बचा, 40 गुणा 65, चूंकि बटे 100 यहाँ भी, बटे 100 यहाँ भी है, तो हमने 1/100 कॉमन किया, तो यहाँ 40 गुणा 65 बचा और प्लस 40 गुणा कितना बचा, x बचा। चूंकि बटे 100 यहाँ देखिए, बटे 100 दोनों में कॉमन है, तो ये तो मैंने कॉमन कर लिया, 40 गुणा 65 यहाँ बचा और प्लस ये बटे 100 कॉमन है, तो यहाँ 40 गुणा x बचा। ये बराबर 80 गुणा 75 बटे, ये 00 से 00 कैंसिल। चलिए, अब इन दोनों में 40 कॉमन है, तो मैंने 40 कॉमन कर लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, 65 और प्लस ये 40 कॉमन है, तो x बचा, बराबर कितना, 80 गुणा 75। 40 गुणा हो रहा है, दाहिने तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 40 से 2 बार में 80, तो 2 का गुणा 75 में कितना आएगा, 150, 150। तो x बराबर कितना, ये 75 दूना 150 है, ये 65 उधर भेज दीजिए, बराबर घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 6 गए 8। मतलब जो अगले 40 प्रश्न थे, इस 40 प्रश्न के यदि 85% के सही जवाब दे दे, तो पूरे 80 प्रश्नों में उसका कितना सही उत्तर हो जाएगा, 75%, ये हो जाएगा। तो एक बार इसे आप फिर से प्ले करके देख लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। अब हेडिंग को मैं यहां से चेंज कर रहा हूं, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग में यहां से रख रहा हूं। देखिए, अभी हेडिंग इसमें क्रमबद्ध तरीके से देखे जाए कई है। इसमें जैसे अभी आपसे कह दे, जनसंख्या पर प्रश्न जो है 3 प्रकार में है, और उसके बाद आय और व्यय पर प्रश्न है,
चुनाव पर प्रश्न है जो कि वो भी 3 प्रकार में अलग होगा। वेन डायग्राम से रिलेटेड वेन आरेख का जो प्रश्न है, चलिए यही रख लेते हैं। वेन आरेख, चलिए यहां से एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं। अच्छा, वेन आरेख मैंने इसलिए लिख दिया ना, आप सेट थ्योरी के डेफिनेशन से भी हल कर सकते हैं। वेन आरेख मेथड एक कॉम्पैक्ट मेथड होगा जो स्ट्रक्चर में रख रहा हूं। तो वेन आरेख से समझते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा समझिएगा। जैसे हम ये कहें, एक छात्रावास में, हॉस्टल में कुल 800 छात्र हैं, जिसमें 75% छात्र क्रिकेट और 50% छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आठ सौ छात्र हैं जिसमें 75% छात्र क्रिकेट और 50% छात्र हॉकी पसंद करते हैं। छात्रावास में कुछ छात्र ऐसे भी हैं, ध्यान देना, छात्रावास में कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं, जो दोनों खेल पसंद करते हैं। तो ऐसे छात्रों की संख्या बताइए। बहुत ही आसान हेडिंग है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न हमने दिया है कि एक छात्रावास है, हॉस्टल है, और उसमें कुल 800 छात्र हैं। कितने हैं? 800। और उस 800 में 75% छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं और 50% छात्र ऐसे हैं जो हॉकी पसंद करते हैं। जबकि छात्रावास में कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं। तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो चलिए यहां से देखते हैं। पहले कैटेगराइज करें। अच्छा, ये जो वेन डायग्राम का प्रश्न है ये 2 कंडीशन में बनता है। एक पॉजिटिव बेस्ड होता है, सकारात्मक पर आधारित, और दूसरा होता है निगेटिव बेस्ड। तो चलिए दोनों नेचर अभी हम समझेंगे। पहले आप ऐसा समझिए, यहां पर आरेख में मैंने दिखाया ये क्रिकेट खेलने वाले हैं और ये हॉकी खेलने वाले छात्र हैं। ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान है। ये पहला जो सर्किल है क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या या क्रिकेट पसंद करने वाले छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा हॉकी खेलने वाले को रिप्रेजेंट करता है। ये बीच में इंटरसेक्ट मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और हॉकी भी। जो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो दोनों में आ रहे हैं, कट कर रहे हैं। हमें ऐसे छात्र की संख्या बतानी है जो क्रिकेट और हॉकी इन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये बीच वाले भाग में ऐसे छात्र हमें बताने हैं। प्रश्न हमारा ये है कि ये जो पहला सर्किल है ये बता रहा है पूरा कि 75% छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। ये पहला सर्किल बता रहा है कि 75% छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, और 50% छात्र जो है, ये दूसरा सर्किल हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ये 50% छात्र ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। प्रश्न ये है कि छात्रावास में कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो दोनों खेल पसंद करते हो। पहले आप अपने तर्क से समझिए। हॉस्टल में जो पूरे स्टूडेंट हैं, जैसे कि 800 दिखाया गया है,
ये अपने आप में 100% है। अपने आप में कितने परसेंट है? 100%। अब आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस 100% में ही छात्र क्रिकेट खेलने वाले भी होंगे या पसंद करने वाले, और उस 100% में ही वे भी छात्र होंगे जो हॉकी पसंद करते हैं। 100% में वे छात्र भी होंगे जो क्रिकेट पसंद करते हैं, और उस 100% में वे छात्र भी होंगे जो हॉकी पसंद करते हैं, और उसी 100% में वे भी छात्र होंगे जो दोनों क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं। लेकिन यहां यदि देखें 75% और 50% जोड़ें तो ये 125% हो गए। यदि हम 75% और 50% जोड़े तो कितने हो गए? 125%। ये तो 100% की लिमिट पार कर गया, जबकि 100% में ही क्रिकेट वाले भी, हॉकी वाले भी और दोनों भी हैं। लेकिन ये तो लिमिट 125% की हो गई। ये लिमिट कितनी हो गई? 125%। मतलब ये 100% से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 25%। 100% से कितना ज़्यादा है? 25%। इसका मतलब ये 25% छात्र वो हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं। मतलब 100% से जितना ऊपर जाएगा ये ऐसे छात्र होंगे जो दोनों में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि कुल जितने छात्र होंगे, छात्रावास में कुल जितने छात्र होंगे, उस कुल छात्र का मतलब गुणा कुल छात्र का कितने परसेंट? कुल छात्र का कितने परसेंट? 25%। ये कैसे छात्र होंगे? ये ऐसे छात्र होंगे जो दोनों खेल पसंद करते हैं। बात समझिएगा, फिर से एक बार देखें। 75% छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं और 50% छात्र हॉकी पसंद करते हैं। ये जोड़ लें तो 125% हो जाएगा, जबकि 100% में ही क्रिकेट वाले भी होंगे, 100% में हॉकी वाले भी होंगे और 100% में दोनों होंगे। लेकिन ये 125% हुआ, मतलब ये तो 100 की लिमिट से ज़्यादा हो गया, 25% ज़्यादा हुआ। ये ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि ये 25% जो अतिरिक्त हैं ये वे हैं जो क्रिकेट के साथ साथ हॉकी भी पसंद करते हैं। मतलब छात्रावास में कुल जितने छात्र होंगे उसके 25% वे छात्र होंगे जो दोनों खेल पसंद करते हैं। तो चलिए बताइए, कुल छात्र कितने हैं? हमें पता है कुल 800 छात्र हैं। तो कुल 800 हैं और 800 का 25% वे हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं। तो आप समझ गए, 00 से 00 कैंसिल, 8 का गुणा 25 में, 25 अट्ठे 200, तो उत्तर हमारा आया 200। हमने आपसे पूछा था तो ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो दोनों खेल पसंद करते हैं। तो दोनों खेल पसंद करने वाले 25 अट्ठे 200। एक प्रश्न और देखते हैं। एक आसान हेडिंग है, केवल वेन डायग्राम से समझिए, क्योंकि ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ज्यादा कॉम्पैक्ट है। और सेट थ्योरी से भी लगा सकते हैं, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी से। मतलब कुल संख्या बराबर पहले में शामिल होने वाले छात्र प्लस दूसरे में शामिल होने वाले छात्र माइनस दोनों में शामिल होने वाले छात्र। लेकिन वो कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक प्रश्न देखते हैं। हमने लिखा किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी चाय और 50% कर्मचारी कॉफी लेना पसंद करते हैं। कॉफी लेना पसंद करते हैं। आगे हमने लिखा कार्यालय में 270 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो दोनों पेय पसंद करते हैं। जो दोनों पेय पसंद करते हैं। तो हमने यहां से आपसे कुछ प्रश्न पूछा। पहला, कार्यालय में कुल कर्मचारी की संख्या बताइए।
कार्यालय में कुल कर्मचारी की संख्या बताइए। और दूसरा हमने आपसे प्रश्न पूछा कि केवल चाय पसंद करने वाले कर्मचारी, केवल चाय पसंद करने वाले कर्मचारी की संख्या बताइए। और तीसरा प्रश्न हमने आपसे किया कि केवल कॉफी पसंद करने वाले कर्मचारी की संख्या बताइए। केवल कॉफी पसंद करने वाले कर्मचारी की संख्या बताइए। चलिए यहां से समझिएगा, देखिए सबसे पहले आरेख इंडिकेट कर लीजिएगा। ये हमने जो पहला सर्किल बनाया है, ये हमने बताया कि चाय पसंद करने वाले हैं और ये है कॉफी पसंद करने वाले। ध्यान समझिए, पहला सर्किल बता रहा है चाय पसंद करने वाले और दूसरा सर्किल बता रहा है कॉफी पसंद करने वाले। चलिए अभी ध्यान देना, प्रश्न में हमने दिया है किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं। ये जो पहला सर्किल है पूरा ये बता रहा है कि 80% कर्मचारी ये है। ध्यान देना, ये कितने हैं? 80% कर्मचारी हैं जो कि चाय पसंद करते हैं। और ये जो दूसरा सर्किल है ये बता रहा है कॉफी पसंद करने वाले को, जो कि 50% है। 50% कर्मचारी कॉफी पसंद करते हैं। आगे दिया है कार्यालय में 270 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो दोनों पेय पसंद करते हैं। देखिए एक चीज सिंपल सी बात है, कार्यालय में जो कुल कर्मचारी होंगे कुल कर्मचारियों की संख्या अपने आप में 100% होगी। ध्यान सुनिएगा, कार्यालय में कुल जितने भी कर्मचारी होंगे इनकी संख्या अपने आप में होगी कितने परसेंट? 100%। अब यहां निष्कर्ष ये निकलता है कि उसी 100% में वे भी कर्मचारी होंगे जो चाय पसंद करते हैं और उसी 100% में वे भी कर्मचारी होंगे जो केवल कॉफी पसंद करते हैं और उसी 100% में वे भी कर्मचारी होंगे जो चाय के साथ साथ कॉफी भी पसंद करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जितने कर्मचारी होंगे अपने आप में 100% होंगे, उस 100% में ही चाय पसंद करने वाले होंगे, कॉफी पसंद करने वाले भी होंगे और जो दोनों पेय पसंद करते हैं वो भी उसी 100% में होंगे। लेकिन यहां यदि जोड़ें 80% और 50% यदि जोड़ लें तो 8 5 13 130% हो गया। ये तो 100 की लिमिट पार कर गया। तो ये 30% जो अतिरिक्त आ गया, यही 30% वे कर्मचारी हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही रीजन है कि ये अतिरिक्त हो रहा है, क्योंकि 8 80 और 50 130% हुआ, ये तो 100% की लिमिट से 30% ऊपर है। तो ये 30% जो अतिरिक्त आ रहा है, ये 30% ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय और कॉफी दोनों में पार्टिसिपेट करें। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि कुल जितने कर्मचारी होंगे, ध्यान देना, कार्यालय में कुल जितने कर्मचारी होंगे उस कुल कर्मचारी का मतलब होता है गुणा, कुल कर्मचारी का कितने परसेंट? 30% ये ऐसे कर्मचारी होंगे जो दोनों चाय और कॉफी दोनों पेय पसंद करते होंगे। जितने टोटल कर्मचारी होंगे उसके 30% ऐसे कर्मचारी होंगे जो दोनों पेय पसंद करते हैं। तो चलिए, हमें कुल कर्मचारी नहीं पता, हमसे पहला सवाल पूछा है कार्यालय में कुल कर्मचारी की संख्या बताइए। तो ये कुल कर्मचारी हमें नहीं पता, ये हम मान लेते हैं x। कुल कर्मचारी हमने कितना मान लिया? जबकि हमें ये पता है कार्यालय में 270 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो दोनों पेय पसंद करते हैं। मतलब ये दोनों पेय पसंद करने वाले कर्मचारी की संख्या है 270। जो दोनों पेय पसंद करते हैं इनकी संख्या कितनी है? 270। तो ये पहले 30% में एक 0 0 कट गया। हमें कुल कर्मचारी नहीं पता है, हमने माना कुल कर्मचारी है x। अब यही 3/10 आप दाहिने साइड पक्षांतर कर दीजिए, तो वहां तो 270 पहले से है, 3/10 उधर जाएगा तो 10/3 9 27, 90 का गुणा 10 में 900। तो कुल कर्मचारी हमने x माना है और x बराबर आ गया 900। उस पूरे कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? 900। ये हमारा पहला जवाब आ गया। देखिए कितना आसान सवाल था। चलिए, इसमें दो छोटे छोटे सवाल हमने और पूछा है। दूसरा सवाल मैंने पूछा है केवल चाय पसंद करने वाले, ध्यान देना, केवल, ये शब्द थोड़ा ध्यान सुनिएगा, केवल चाय पसंद करने वाले। अभी आप ये देखिए,
वैसे तो चाय पसंद करने वाले का सर्किल जो है वो 80% है। ये जो चाय पसंद करने वाले हैं कितने हैं? 80%। लेकिन उस 80% के इस गोले में, इस सर्किल में 30% वे भी हैं जो कॉफी भी लेते हैं। क्योंकि ये दोनों में इंटरसेक्ट करें, दोनों में प्रतिभागी है। ध्यान देना, वैसे चाय पसंद करने वाले कुल कितने हैं? 80%। और उसी 80% वाले सर्किल में देखें 30% ऐसे हैं जो कॉमन है, जो दोनों में पार्टिसिपेट करें। और हमें दोनों वाले नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल चाय पसंद करने वाले। तो कितना बताएंगे? 80% नहीं बताएंगे, बल्कि 80% में 30% कम 50%। केवल चाय पसंद करने वाले हैं 50%। किसके 50%? जितने कर्मचारी हैं। कर्मचारी है कुल 900, और 900 के 50% ऐसे हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं, मतलब 450। पूरा देख पा रहे हैं? 400 नहीं, 900 का 50% कितना हो गया? 450। चलिए तीसरा जवाब देखिएगा। हमने तीसरे में पूछा है केवल कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं। तो पहले देखिए, कॉफी पसंद करने वालों का सर्किल तो 50% है। ये जो पूरा एक गोल सर्किल है ये कितना है? 50%, जो कि कॉफी वालों को दिखा रहा है। हमें बताना है कि केवल कॉफी पसंद करने वाले, केवल मतलब जो केवल और केवल कॉफी लेते हो, चाय नहीं लेते हो। तो देखिए इस 50% वाले सर्किल में 30% वे भी हैं जो दोनों पे पसंद करते हैं। मतलब केवल की बात करें तो 50% नहीं बल्कि 30% कम, अर्थात 20%। तो किसके 20%? जितने कर्मचारी हैं। तो 900 का 20% ऐसे कर्मचारी हैं जो केवल कॉफी लेते हैं, ये 180। उत्तर की जांच करना है कि हमारा उत्तर सही आया है कि नहीं। तो आप देखिए, केवल चाय लेने वाले कर्मचारी 450 हैं, केवल कॉफी लेने वाले कर्मचारी 180 हैं। तो यदि 450 और 180 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 630 हो गए। 450 केवल चाय पसंद करते हैं, 180 केवल कॉफी पसंद करते हैं, तो जोड़ेंगे तो 630 हो गए। और 270 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो दोनों पे पसंद करते हैं। तो 630 और 270 जो दोनों पे लेते हैं, 630 प्लस 270 बराबर कितने हो गए? 900। देखिए कुल कर्मचारी 900 हुए कि नहीं, मतलब उत्तर बिल्कुल वैलिड है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन था। इसमें नेगेटिव बेस्ड के भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कह दिया जाए कितने % कर्मचारी ऐसे हैं जो न तो चाय न ही कॉफी पसंद करते हैं। तो चलिए एक प्रश्न हम नेगेटिव बेस से देख लेते हैं ताकि ये हेडिंग पूरा हो जाए। वैसे वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप देखें इसे। अब जो मैं प्रश्न दे रहा हूं, वेन आरेख का ही प्रश्न निगेटिव बेस्ड होगा। लगाने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस एक छोटा सा परिवर्तन करना होगा। उस परिवर्तन की चर्चा मैं अभी करूंगा। पहले प्रश्न लिख देते हैं। ये केस सेकंड में आप इसे रख सकते हैं। केस फर्स्ट पॉजिटिव बेस्ड था, ये केस से सेकंड जो है ये नेगेटिव बेस्ड है। चलिए मैं प्रश्न एक लिख दे रहा हूं। हमने लिखा कि किसी समूह में 80%, या ऐसा कर लेते हैं 68% व्यक्ति हिंदी और 62% व्यक्ति अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते हैं। आगे हमने लिखा जबकि समूह में 25% व्यक्ति ऐसे भी हैं जो न हिंदी व न अंग्रेजी भाषा जानते हैं। यदि
समूह में 1100 व्यक्ति दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हों तो बताइए समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? चलिए देखें, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले कैटेगराइज कर लीजिए हिंदी भाषी, अंग्रेजी भाषी। पहला सर्किल हिंदी भाषी बता रहा है और दूसरा जो सर्किल है वो अंग्रेजी भाषी की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। पूरा स्पष्ट देख पा रहे हैं? एक सेकंड, थोड़ा मार्कर। चलिए देखें, समूह में 68% व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं और ये 62% व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते हैं। लेकिन समूह में 25% व्यक्ति ऐसे भी हैं जो न हिंदी भाषा और न अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, ये निगेटिव सेंस है। अच्छा एक चीज बताइए, समूह जितना पूरे का होगा वह समूह अपने आप में 100% होगा। जैसे पूरा जो ग्रुप है, जो समूह है, वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। लेकिन कंडीशन यहां ये है कि 25, देखिए उस 100% में केवल 2 भाषाओं का जिक्र किया जा रहा है, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन उस 100% में 25% व्यक्ति ऐसे भी हैं जो न तो हिंदी जानते न अंग्रेजी जानते। और मैं अभी बात केवल हिंदी अंग्रेजी को लेके कर रहा हूं। मतलब ये समूह 100% का था, लेकिन 25% न हिंदी जानते न अंग्रेजी जानते। अतः बचे कितने? यहां पे वैलिडिटी देखिए, पिछले प्रश्न में वैलिडिटी 100% की हुआ करती थी क्योंकि निगेटिव सेंस नहीं था। जैसे पिछला सवाल हमने दिया था कि 80% कर्मचारी चाय और 50% कर्मचारी कॉफी लेते हैं, तो 80 50 130 हो गया। तो हमने आपसे कहा कि ये तो 100 से 30 ज़्यादा हो गया, तो जो 30 ज़्यादा है वो चाय वाले भी हैं, कॉफ़ी वाले भी हैं, मतलब दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 25% न तो हिंदी जान रहे हैं न तो अंग्रेजी जान रहे हैं, और मैं समूह केवल हिंदी अंग्रेजी को लेकर बना रहा हूँ। तो वैधता तो अब 100% की रही नहीं, क्योंकि 25% तो उस समूह से अलग चले गए, न हिंदी जानते न अंग्रेजी जानते, तो समूह से अलग हो गए। तो अब बचे कितने? अब बचे कितने? वैलिडिटी हमारा अब 100% का नहीं रहा, क्योंकि 25% न तो हिंदी जानते न अंग्रेजी। मतलब ये वैलिडिटी केवल 75% का है। कितने का है? 75%। अब हम ये देखेंगे कि ये 75% जो बचे हैं, इसी 75% में हिंदी वाले जानने भी हैं, इसी 75% में हिंदी जानने वाले भी हैं, और इसी 75% में अंग्रेजी जानने वाले भी हैं, और इसी 75% में वे भी होंगे जो हिंदी अंग्रेजी दोनों जानते हैं। मतलब अब 100% पर नहीं लेखा जोखा करना। जैसे देखिए ये 68% और ये 62% हो गया 130%, 68 और 62 कितना हो गया? 130%। लेकिन अब ये नहीं कहना कि ये तो 100 से 30 ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब तो 100% रहा ही नहीं, 25% समूह से अलग है। तो अब हम देखेंगे 75% से कितना ज़्यादा हो रहा है। मतलब जब दोनों भाषी निकालिएगा, मतलब दोनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले कितने हैं, मतलब ये जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो दोनों में ये कट कर रहे हैं, ये जब दोनों भाषी निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए 68% प्लस 62%, ये तो हो गया 130%। लेकिन वैलिडिटी 100% की नहीं है, 75% की है। कहने का मतलब ये हुआ, अब आप ये नहीं कहना कि 68 और 62 130 या हुआ, ये 100 से 30% ज़्यादा है। 100 तो रहा ही नहीं, अब तो वैलिडिटी 75% की है। तो ये 130 75 से कितना ज़्यादा है? 55%। इसका मतलब ये 55% ऐसे हैं जो दोनों भाषी हैं, मतलब दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। कंडीशन अब पिछले जैसा ही,
मतलब कुल जितने व्यक्ति होंगे, समूह में कुल जितने व्यक्ति होंगे, उस कुल व्यक्ति, ये कुल मतलब जितने टोटल होंगे, उस कुल व्यक्ति का 55%, कुल व्यक्ति के 55% ऐसे हैं जो दोनों भाषी हैं। मतलब समूह में जितने कुल टोटल व्यक्ति होंगे, इसका जो 55% है ये दोनों भाषी है। और दोनों भाषी की संख्या पता है, समूह में 1100 व्यक्ति दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। मतलब जो दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, इनकी संख्या है 1100। बस हो गया। 5 से 11 बार में 55 और 5 से 20 बार में, तो 11/20 सुधा पक्षांतर कर दीजिए, कुल व्यक्ति आ गए। कुल व्यक्ति कितने हुए? वहाँ 1100 है, 11/20 वहाँ दूसरे साइड जाएगा तो 20/11 हो जाएगा। तो ये 100 का गुणा 20 में कितने हो गए? 2000। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? 2000। आप इसे देख लीजिएगा और बाकी उत्तर की जांच यदि करना हो तो पूरा जवाब निकाल लीजिएगा, है ना। जैसे हम ये आपसे कहें दूसरा, ये तो चलिए मान लिया पहला जवाब है। दूसरा कह दे केवल हिंदी भाषी कितने हैं? तो केवल हिंदी भाषी यदि कहें तो वैसे तो हिंदी भाषी हैं 68%, 68, लेकिन उसी 68% में 55% वे भी हैं जो अंग्रेजी भी जानते हैं। मतलब केवल हिंदी की बात करेंगे तो 13%। किसके 13%? 2000। तो 2000 का 13% मतलब हो गया 13 दूना 26, 260। कितना हो गया? 260। और यदि मैं आपसे पूछूं कि केवल अंग्रेजी भाषी कितने हैं, केवल अंग्रेजी भाषी कितने हैं, तो वैसे तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वाले हैं 62%, लेकिन उस 62% में 55% वे भी हैं जो हिंदी भी जानते हैं। वैसे अंग्रेजी जानने वाले तो 62% टोटल है, लेकिन उस 62% में 55% वे भी हैं जो हिंदी भी जानते हैं। मतलब केवल अंग्रेजी जानने वाले 7% बचे। किसके 7%? 2000 का 7%। मतलब ये कितना आया? 140। और न हिंदी न अंग्रेजी जानने वाले, न हिंदी और न ही इंग्लिश जानने वाले कितने हैं? 25%। 25% व्यक्ति ऐसे हैं जो न हिंदी न अंग्रेजी जानते हैं। तो किसके 25%? 2000 के 25%। और 2000 का 25% कितना हो गया? 500। अब उत्तर की जांच करना है सही है कि नहीं। तो आप ऐसे देखिए, केवल हिंदी जानने वाले 260 हैं, केवल अंग्रेजी जानने वाले 140 हैं। कितने हो गए? 400। और न हिंदी न अंग्रेजी जानने वाले 500। 400 और 500 कितने हो गए? 900। और दोनों भाषा जानने वाले 1100। 900 और 1100 कितने हो गए? 2000। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। ये क्लास यहीं पर रुक रहे हैं। अगली क्लास में जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। आज की क्लास बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।